ओके, सो आज हम लोग को पढ़ना था परक्यूजिट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अलाउंसेस कवर कर लिया था। अब अलाउंसेस के बाद का जो हमारा जो टॉपिक है वो है परक्यूजिट। अभी तक हम लोगों ने थियरी यानी कि 17 की सबसेक्शन 2 को हम लोगों ने समझ लिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया परक्यूजिट्स के अंदर। तो परक्यूजिट्स के अंदर हम लोगों ने परक्यूजिट की डेफिनेशन देख ली थी लास्ट वीडियो में, और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था 17 की सबसेक्शन 2 में क्या क्या पॉइंट्स है। टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली परक्यूजिट्स में शामिल किए जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दिया था। रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी, सेल्स, मूवेबल एसेट्स, यूज फॉर मूवेबल एसेट है ना, यूज ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट है यहाँ पे, यूज की जगह पे यहाँ पे सेल ऑफ मूवेबल एसेट भी होता है। तो ये सब था, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होंगे जो हम लोग देखेंगे सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होगा, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है, या फिर कह लो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की सैलरी में उन परक्यूजिट्स की वैल्यू शामिल की ही नहीं जाती है। तो ऐसे भी परक्यूजिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड होगा। अगर वो ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कंपनी के शेयर्स 20% शेयर्स हो या वोटिंग पावर हो, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 हो। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस माइनस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी से है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे आज। तो अगर हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन पे अगर ध्यान दें, रेंट फ्री अकोमोडेशन होता क्या है? सिंपल सी चीज़ है, आप रहते हो, आपका मान लीजिए अपना खुद का मकान है गोरखपुर में, और आपको नौकरी मिली दिल्ली में, कंपनी ने आपको भेज दिया दिल्ली की, जाओ दिल्ली में जाके जॉब करो। अब दिल्ली में तुम्हारे रहने की कोई व्यवस्था है नहीं। कंपनी क्या कहती है, कंपनी का अपना खुद का बिल्डिंग है या फिर कह लो हॉस्टल है, तो या फिर गेस्ट हाउस है, उसने कहा कि चलो ठीक है, आप क्या करो उस गेस्ट हाउस में जाके रहो, या कंपनी का खुद का बिल्डिंग है तो उसमें आपको भेज दिया कि जाओ ये रूम हम तुम्हें अलॉट करते हैं, उसमें रहो। अब इसमें दो केस हो सकता है कि वो विदाउट एनी कॉस्ट यानी आपके लिए एकदम पूरी तरह से फ्री हो, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ रहा उस सुविधा के लिए। और एक हो सकता है कि आपको उस सुविधा के लिए कुछ पैसे आपकी सैलरी से काटे जा रहे हैं। अगर आपकी सैलरी से कुछ भी नहीं काटा जा रहा है, दैट मीन्स वो सच में वो एकदम फ्री है, वो उसकी पूरी वैल्यू आपकी सैलरी में जुड़ेगी। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हारी सैलरी से कुछ उस सुविधा के लिए काट लिया जा रहा है, तो उसे हम कंसेशनल रेट कहते हैं। और कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स में से वो पैसा माइनस कर दिया जाता है जो आपसे वसूल लिया जाता है। तो देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन का ये चार्ट आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला बताया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हो सकता है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी वो जो अकोमोडेशन मतलब रहने वाली जगह, रेंट फ्री हाउस भी कई लोग बोलते हैं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो आपको दी गई है वो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको दी गई है, या फिर अदर्स को। अदर्स मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके लिए ये रूल है, अदर्स के लिए ये है। अब अदर्स में भी दो केस हो सकता है कि एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हो सकता है जिस मकान में आपको रहने के लिए जगह दी गई वो मकान एम्प्लॉयर का खुद का हो, और एक हो सकता है मकान जो है एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है। तो जब एम्प्लॉयर का खुद का हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हाउस की वैल्यू, और अगर मकान एम्प्लॉयर का नहीं है तो मकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे होटल एकोमोडेशन का, जो कि स्पेशल केस में आता है, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन के स्पेशल केस में हम लोग होटल एकोमोडेशन भी स्टडी करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग ग्रेजुअली समझेंगे। तो इसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने वो टेबल ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी, तो मैं उसी टेबल को आपको समझा देता हूँ। चलिए ठीक है, छोड़िए, बना नहीं है तो मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें सिंपल सी चीज़, अगर हम हाउस की बात कर रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है ना, कई लोग इसको हाउस भी बोलते हैं। अब एकोमोडेशन बोलिए, हाउस बोलिए, बात है। अब हो सकता है कि आपको किस तरह का हाउस मिला हो, अनफर्निश्ड हाउस मिला हो। ठीक है,
हो सकता है आपको जो मकान कंपनी ने दिया हो वो क्या हो, वो अनफर्निश्ड हाउस है, ठीक है। और एक हो सकता है उसमें क्या जुड़ा हो, हाउस सॉरी फर्नीचर्स उसमें जोड़ के रखा हो, फर्नीचर मतलब फर्निश्ड हाउस, फर्नीचर्स भी उसमें डाल दिया है कंपनी ने। और जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फर्निश्ड हाउस। तो फर्निश्ड एकोमोडेशन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में क्या फ़र्क होता है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको मैं कहता हूँ ए, इसको बी, तो फर्निश्ड एकोमोडेशन बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है, हो सकता है आपको अनफर्निश्ड हाउस मिला हो, यानी सिर्फ खाली रूम मिला हुआ है रहने के लिए। हो सकता है आपको क्या मिला हो, फर्निश्ड एकोमोडेशन मिला होगा, फर्निश्ड हाउस मिला है। फर्निश्ड हाउस मतलब कि इसमें फर्नीचर भी इंक्लूड्स है, तो फर्नीचर इंक्लूड होते हैं तो वैल्यू कैसे निकलेगी। अब सवाल उठता है कि आप कौन से एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए या तो क्या हो गए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसी में से कोई एक हो गए आप, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, अगर ऐसे एम्प्लॉय को दिया गया जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसको अगर वो खाली रूम दिया गया तो उस मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो अगर आप चार्ट में देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सीधे लाइसेंस फीस देखो। अब लाइसेंस फीस कैसे निकाली जाती है, रीजनेबल और फेयर रेंट विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट विल बी मेड टैक्सेबल। तो वो गवर्नमेंट ने दे रखा है तो गवर्नमेंट विल डिक्लेयर एज पर गवर्नमेंट रूल। मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, एज पर गवर्नमेंट रूल का मतलब क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो उस मकान की वैल्यू तय करेगी वही आपके उस मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। अगर गवर्नमेंट कहती है आपकी सैलरी का 10% आपके मकान की वैल्यू है तो आपकी सैलरी का 10% ही आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है। अगर 15% कहती है तो 15% आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी आपकी सैलरी का। तो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मकान की वैल्यू निकालने में हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि वो एज पर गवर्नमेंट रूल चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर उसमें फर्नीचर इंक्लूड है तो सीधे सीधे आप क्या करिएगा, 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कॉस्ट, यानी फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। तो फर्नीचर की कॉस्ट का आप सीधे 10% कर लीजिए। फर्नीचर की कॉस्ट का आप सीधे 10% कर लो, और जो भी फर्नीचर की कॉस्ट का 10% होगा वही फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी। और फिर इस यहाँ पे क्या करिएगा, ए प्लस बी, सब लोग को क्लियर है, फर्निश्ड हाउस की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर उसको फर्निश्ड हाउस मिला है तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर हो रहा है ना, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हाउस की वैल्यू कैसे निकालोगे। हाउस दो तरह की होती है, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, ठीक है। अनफर्निश्ड मतलब खाली रूम दे रखा है, और फर्निश्ड मतलब रूम के साथ साथ उसमें फर्नीचर्स भी डाल रखा है, सपोज करो उसमें बेड है, सोफा है, सब लगा हुआ है पहले से, बस आपको अपने कपड़े ले जाके आपको वहाँ पे रहना शुरू कर देना है, ठीक। तो ये था। अब हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, इसको मैं ए केस कर दे रहा हूँ और इसको हम लोग कर लेते हैं बी, ठीक है, होल्ड कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पहला केस हो सकता है क्या, इसमें पहला केस होगा कि अगर वो मकान जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर। अगर ओनर ऑफ द हाउस कौन है, एम्प्लॉयर खुद है, इफ एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ द हाउस, तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर उस मकान का मालिक नहीं है, तो क्या होगा। तो ये दो केस आपको मिल सकते हैं।
ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर मकान का ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है, जो मकान आपको दे रखा गया है अनफर्निश्ड हाउस है, और दूसरा नंबर वो जो मकान है वो एम्प्लॉयर का खुद का है। इफ ओनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा वहाँ पॉपुलेशन चेक होगा। ठीक है, तो सीधे पॉपुलेशन देखिए और परसेंटेज निकाल लीजिए, किसका, आपकी सैलरी का। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, अगर पॉपुलेशन है कितनी, अगर पॉपुलेशन है लेस देन 10 लाख, ठीक है, तो ऐसे में कितना परसेंट है, 7.5% ऑफ योर सैलरी, तो 7.5% कर लेना अपनी सैलरी का, वही तुम्हारे मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अगर पॉपुलेशन कितनी हो 10 लाख से 25 लाख, आप ऐसे समझ लो, छोटी सिटी है तो 7.5% ऑफ सैलरी, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बीच की सिटी है तो 10% ऑफ योर 10% हो जाएगा। और अगर 25 लाख से ऊपर अगर वहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ऐसे में सीधे क्या कर लीजिएगा, 15% ऑफ योर सैलरी आपके मकान की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रूल बनाया गया है। कहने का मतलब है कि अगर जो मकान आपको दिया गया है उसका एम्प्लॉयर ओनर है, यानी मकान किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो बस पॉपुलेशन छोटी सिटी है, 7.5% ऑफ योर सैलरी आपके मकान की वैल्यू हो जाएगी। 10 से 25 लाख के बीच में है, बीच की सिटी है, ठीक है ना, यानी मीडियम सिटी यू कैन से, तो 10% ऑफ योर सैलरी, अगर बड़ी सिटी है तो 15% ऑफ योर सैलरी ही मकान की वैल्यू होगी। और अगर सपोज करो फर्नीचर उसमें इंक्लूड है, तो कंपनी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंपनी खरीद के भी लगा सकती है, कंपनी किराए पे लेके भी लगा सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, पहला तो सिंपल सा सेम फॉर्मूला है, 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, या फिर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसका जो भी रेंट देता हो, ठीक है, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो दोनों में से सही होगा, जो भी दोनों में से है आप उस हिसाब से कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मकान की वैल्यू कैसे, अगर फर्निश्ड हाउस होता तो कैसे निकलता, A+B कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, A+B हो जाएगा। लास्ट है, अगर एम्प्लॉयर, अगर ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट एम्प्लॉयर, अगर मकान का जो ओनर है वो एम्प्लॉयर नहीं है, तो क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द हाउस, तो इन दोनों में से जो कम होगा वही मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। समझ में आया सब लोग को, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मकान की वैल्यू क्या मानी जाएगी, जो दोनों में से कम हो। जरा समझते हैं क्या क्या। पहला पॉइंट, 15% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन मत चेक करना, सीधे 15% ऑफ सैलरी कर लेना। बी पॉइंट क्या करना है, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसका रेंट देता ही होगा, तो एक्चुअल रेंट जितना एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, जो दोनों में से कम हो। तो अगर हम लोग एक चार्ट में इसको अगर समझना चाहें, थोड़ा छोटा मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक स्क्रीन पे दिख जाए, तो ये रहा पूरा चार्ट, इसी चार्ट को बस आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे किसको पहले चेक करना है, पहले आपको देखो सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू ऑफ रेंट पे एकोमोडेशन निकालना है तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है और उस क्वेश्चन के जवाब ढूंढने हैं।
बस आप जवाब ढूंढते जाइए, आपको अपना आंसर मिलता जाएगा। मैं बॉर्डर ऑर्डर लगा दे रहा हूँ, सुंदर कर दे रहा हूँ, अच्छा लगे। ठीक है, अब जो देखें, सबसे पहले वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे निकलेगी अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो। सर हाँ बोलिए पीयूष। सर वो कहीं का पॉपुलेशन कैसे चेक करेंगे सर? पॉपुलेशन जो चेक करते हो एज पर सेंसस होता है। सेंसस मतलब जनगणना। हर 10 साल पे एक जनगणना मतलब जनगणना होती है। यस। जैसे आपको बता दो 2020 में भी जनगणना होनी थी, बट कोविड-19 के कारण ये थोड़ा डिले कर दिया गया। ठीक है, यस सर। यानी 2020 में यस हुआ, सर। फिर अगला होगा 2030 में होगा। इसी तरीके से हर 10 साल पे सेंसस होता रहता है, जनगणना होती रहती है। अब सर उस जनगणना अनुसार ही सर आप। जो जी हाँ बोलिए। सर जो 2010 में हुआ था उसी को लेके चलेंगे ना अभी हम? हाँ अभी तो पिछले वाले को ही हम लोग लेके चलेंगे। जब तक नया जनगणना नहीं यस आएगी सर। तब तक कहाँ से, और कहाँ से तुम लेटेस्ट पाओगे बताओ। और कोई तरीका तो है ही नहीं। चाहे कितने भी लोग बढ़ जाए। हाँ हाँ, उससे कोई लेना देना। बेस हम लोग यस सर। सेंसस को ही लेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन, मैं पूछ रहा था कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है पहले तो, एम्प्लॉय कैसा है। ठीक है ना, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मकान है वो कैसा है, फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड हाउस है। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। या तो अनफर्निश्ड हाउस है या तो फर्निश्ड हाउस होगा। आपको मिल गया आंसर, अनफर्निश्ड हाउस है। तो सीधा सीधा एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर फर्निश्ड हाउस है तो ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल प्लस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड कर लो। आपको क्या पता चल जाएगा, फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। अगर आपका आंसर होता नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर आपको अगेन एक क्वेश्चन पूछना पड़ता कि क्या जो जगह मिला है रहने के लिए वो कंपनी का खुद का है। मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी में काम कर रहे हो, और टाटा कंपनी का जो खुद का बिल्डिंग, उसने अपने बिल्डिंग में आपको जगह दे रखी है रहने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पॉपुलेशन चेक कर लेना। लेस देन 10 लाख 7.5% ऑफ योर सैलरी, 10 to 25 लाख तो 10% ऑफ योर सैलरी, 25 लाख के उससे ज़्यादा है तो 25 लाख से ज़्यादा, जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 15% ऑफ योर सैलरी। फर्नीचर के लिए सेम रूल है, बस यहाँ पे एक फ़र्क है कि कंपनियां क्या होती है कई बार किराए पे लेकर के भी फर्नीचर लगा देती हैं। अब फर्नीचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज करो तुम्हारे रूम में उसने एसी लगा के रखा है या जनरेटर लगा के रखा है, तो ये सब भी इसी में आएगा, फर्निश्ड में, फर्नीचर्स में ही इंक्लूड होगा। मान लो फर्नीचर खरीद के लगा दिया, एसी किराए पे लेके लगाया हुआ है, तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10%, और जो अगर रेंट अगर चाहिए रहा तो एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को। और अगर फर्निश्ड हाउस है तो A+B। अगर ओनर एम्प्लॉयर उस मकान का, एम्प्लॉयर अगर ओनर नहीं है तो, अगर उस मकान का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपकी सैलरी का 15% या एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर उस मकान के लिए पे कर रहा हो, जो दोनों में से कम होगा वही आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। प्लस फर्नीचर्स के लिए क्या रूल है सर, फर्नीचर के लिए सर वही रूल है, सेम, कोई अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज, यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या होगा, A+B। ठीक, क्यों पीयूष। सर क्वेश्चन था सर। आप पूछिए सर। सर कह रहे थे कि यहाँ पर दिया अनफर्निश्ड हाउस में एज पर गवर्नमेंट रूल, हाँ मतलब जो बिल्कुल। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड हाँ करेगी वही हम रेंट पे करेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नॉर्मली जब आपको गवर्नमेंट कोई मकान देती है तो बता देती है आपके मकान की वैल्यू इतनी है अप्रोक्स। ठीक है, जो आपको दी जा रही है उसका करीबन हर महीने का खर्चा आता है 5,000 रुपये, जो आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, या फिर वो कहती है आपकी सैलरी का 10% मान लो। अब तुम मान लो तुम्हारा स्केल डाउन है, बट तुमको बहुत ही स्केल अपर स्केल का तुम्हें मकान दे दिया गया है रहने के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं, मान लो ऐसा हो जाता है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सैलरी में उतना महंगा रूम की वैल्यू जोड़ दी जाएगी, नहीं। तो ऐसे केस में
गवर्नमेंट कहती है आपकी सैलरी का 15% या ऐसा कुछ कह देती है, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ठीक, ओके सर। अब यहाँ पे तुम लोग तो क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। अच्छा ये बता दो, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? बोल तो दिया सैलरी का, मैं सैलरी का 7.5% कर लेना, सैलरी का 10% कर लेना, लेकिन यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? सर यहाँ पे सैलरी का मतलब वही सर, बेसिक और डीए हो जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तो। अब या देखो, ये जो तुमने बोला ना, ये एचआरए में था, ठीक है ना? जो तुम अभी अभी बोले हुए एचआरए में था। एचआरए में 3 चीजें यस होती थी सैलरी में, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल। कमीशन। वो एचआरए कैलकुलेट करते समय था। बट जब हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हैं, हम लोग आरएफए पढ़ रहे हैं, इसको शॉर्ट में आरएफए भी बोला जाता है, ठीक है? यस सर। तो जब हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस बोनस, ठीक है ना? लीव सैलरी, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, ये सब जोड़ लो, प्लस ये क्या नाम है, जितने भी अलाउंसेज है, टैक्सेबल अलाउंसेज है, वो सब जोड़ो। हाँ, डीए तभी शामिल करना अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो। मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बोल देता हूँ। फर्स्ट 2 पॉइंट of computation of salary। अब समझ में आया? फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ कंपुटेशन ऑफ सैलरी, सबने कंपुटेशन पढ़ा है ना? क्यों? यस सर। तो कंपुटेशन का फर्स्ट 2 पॉइंट क्या है? बेसिक सैलरी था, उसके बाद डीए था। जी हाँ, देखिए ये कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी है। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में देखो फर्स्ट 2 पॉइंट ये फर्स्ट 2 पॉइंट, यानी बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, जो भी ये सब जोड़ो, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस जोड़ दो। यही 2 पॉइंट को जोड़ो, परक्यूजिट से ऊपर वाले जितने पॉइंट है सब जोड़ लो, यही सैलरी। और ये सैलरी का 10% करना है, 15% करना है, या जो भी 7.5% करना है, ठीक है? अब समझ में आ गया पीयूष? यस सर। तो ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि सैलरी का कंपुटेशन में कि बेसिक सैलरी हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस समय हम लोग का क्या चल रहा है? परक्यूजिट्स चल रहा है, ठीक है? तो परक्यूजिट्स पे आ जाते हैं वापस। मेरे ख्याल से ये टेबल सबको समझ में आ गया होगा। तो ये टेबल हम लोग क्या करते हैं ना, अपने इस चार्ट के नीचे हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक? ये रहा हम लोग का चार्ट जो अभी भी हम लोग ने ड्रॉ किया। चार्ट क्या, टेबल बोलेंगे इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे? इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अब आप देख रहे होगे ये जो अभी आपको जो दिया गया है यहाँ पे, सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है? हाँ, अब देख रहे हैं? यस सर। ये मैंने टेबल ऐड कर लिया अपने प्रेजेंटेशन में। अब इसमें देखो सिंपल सा रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर का और चार्ट उन्होंने समझाया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होगा तो लाइसेंस फी इज टैक्सेबल, लाइसेंस फी वही जो मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल। अदर एम्प्लॉयर के लिए क्या, हाउस इज टेकन ऑन रेंट, अगर किराए पे लेकर के मकान दिया गया है तो रेंट पेड बाय द कंपनी और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। बाकी हाउस ओन्ड बाय द कंपनी, अगर कंपनी का खुद का मकान है तो पॉपुलेशन देखना, लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर लार्ज सिटी है तो 25 लाख से ऊपर यानी पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख है तो 10% ऑफ द सैलरी, वेरी स्मॉल है तो अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ योर सैलरी। इन केस ऑफ आरएफए सैलरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ योर कंप्यूटेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहला क्वेश्चन जरा समझिएगा, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखा जाए, स्टडी किया जाए कुछ क्वेश्चंस।
यस सर। Yes. सबसे पहला लिखा है देखो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मान लो कितना है, मिस्टर एम का मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। ही इज गिवन फ्री हाउस बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा उसको एक घर दिया गया है। रेंट पेड फॉर द हाउस बाय द कंपनी, कंपनी उसका रेंट डायरेक्टली जो पे करती है, कंपनी पे कर रही है, वो कितना है 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, कंपनी ने उसको मकान दिया, रेंट पेड फॉर द हाउस बाय द कंपनी डायरेक्टली, सीधा सीधा बोल रहा है कि उस मकान का रेंट कौन देता है, कंपनी देती है। Company देती है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट आरएफए और इसकी सैलरी भी कैलकुलेट कर लो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बगल में चार्ट बना है इसमें कौन सा पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट है क्या? नहीं बस सर। पॉइंट है क्या? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? कुछ नहीं, जब दिया नहीं तो सर। कुछ भी एक्सप्रेस ही नहीं दिया है तो तो क्या मानेंगे हम, गवर्नमेंट मानेंगे कि नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट मानेंगे। नॉन चलिए ठीक गवर्नमेंट है। मानेंगे। अब बताइए, हाउस किराए पे लेके दिया है कंपनी ने कि कंपनी का खुद का मकान है? सर किराए पे लेके दिया है। किराए पर बिल्कुल लेके दिए गए। बिल्कुल सही, किराए पे लेके दिया हुआ है, साफ साफ। यानी ये वाला पॉइंट है, रेंट कंपनी पेड पे बाय द कर रही कंपनी सर। और 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वही मकान की वैल्यू होगी। सही है। कम होगा। अब बताओ रेंट कितना दे रहे हो, 20,000 पर मंथ। ये 20,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाता है? मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं? 2,40,000। यहाँ देखो, सिंपल सी चीज है, बेसिक सैलरी पहले देख लो। बेसिक सैलरी है उनकी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ था जी। यस सर। अब भयंकर सैलरी यस है। सर। यस सर। 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी तो 12 लाख रुपए हो गया साल का। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या ऐड होगा? यस सर। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, टैक्सेबल अलाउंस। आरएफए लिख देता हूँ शॉर्ट में, आरएफए परक्यूजिट। ठीक है, तो आरएफए परक्यूजिट की वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपुटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अरे सही है। तो अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। आपने बोला क्या, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में से कम होगा। बताइए कौन से दोनों पॉइंट है, पहला बताइए जल्दी से आप लोग। सर सैलरी का 15% 3% ऑफ सैलरी, और सर जितना पेड करता होगा। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, बिल्कुल सही। यस सर। चलिए सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी निकालते हैं। ठीक है, बताइए कितना है 15% ऑफ सैलरी? ये है आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं, तो सीधे ये जुड़ेगा ना। इसका कितना 15% कितना है? 1,80,000। यस सर। कंपनी कितना पे कर रही है रेंट? 20,000 रुपए। 2,40,000। जो दोनों में से कम, बताओ दोनों में से कम कौन सा है? 1,80,000। 1,80,000। सैलरी का कम है सर। समझ गए? 50। तो वैल्यू ऑफ यस आरएफए सर। क्या माना जाएगा? 1,80,000 इन दोनों में से जो कम होगा, कम हो। 1,80। तो ये आपकी सैलरी में ऐड होगी, आपके मकान की वैल्यू, और आपकी टोटल सैलरी साल भर की कितनी है? 1 लाख, ये 12 लाख में 1,80,000 जुड़ जाएगी, यानी 13,80,000। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलिए नहीं सर। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहले तो कहा था आरएफए की वैल्यू निकालो, तो 1,80,000 थी। इनकम फ्रॉम सैलरी भी निकाली है 13,80,000 रुपए। नाउ नेक्स्ट, बेसिक सैलरी इज 20,000 मंथली है, क्या है? मंथली माना जाए।
डीए इंक्लूडिंग इन रिटायरमेंट बेनिफिट, हाँ ठीक है 10,000 है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 1500 रुपये, 500 रुपये 3 चिल्ड्रंस पे मिल रहा है, ठीक है 1500 रुपये हर महीने का ये। और इलेक्ट्रिसिटी बिल रिम्बर्समेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिम्बर्समेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले वो दिया, बाद में कंपनी ने दे दिया 1000 रुपये। फ्री ऑल्टो कार फॉर एम्प्लॉय, फ्री ऑल्टो कार दे रखा गया है। कार कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। इज गिवन फ्री हाउस बाय द कंपनी, रेंट पेड फॉर द हाउस बाय द कंपनी, कंपनी 10,000 दे रही है। तो चलो ठीक है, इसमें हम आरएफए और ये निकालना है, लेकिन आपको ये सब अभी नहीं पढ़ाया ना मैंने। अल्टो कार जब अगर फ्री में देगी कंपनी, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये चीज़ अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, अभी आगे है, अगला टॉपिक है, तो इसलिए क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए कौन सा केस है। पहला वाला केस है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नो सर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? यस सर। कंपनी क्या है, कंपनी का खुद का मकान है या कंपनी ने किराए पे लेके दिया सर है? वो कंपनी किराए पर हमने लेके दी। किराए पे लेके दिया है। यानी ये फॉर्मूला लगेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 15% ऑफ योर सैलरी एंड क्या है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी Company व्हिचएवर इज लेस। सही है, Yes, sir. Yes, कहीं sir. कोई Yes, sir. दिक्कत? नो सर। Yes, sir. अब हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना है, आरएफए फॉर फर्निश्ड एकोमोडेशन। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अनफर्निश्ड हाउस था, सीधे मकान की वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे आरएफए यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड हाउस यानी जिसमें फर्नीचर की वैल्यू भी इंक्लूडेड हो। समटाइम्स furnished house is given to the employee, that is it has furnitures, machine like AC etc in it. In that case we will take 10% depreciation on them. तो 10% depreciation बोलो या सीधे सीधे बोलो, सीधे 10% फर्नीचर की कॉस्ट या जो भी है, फर्नीचर्स पे वैसे 10% ही डेप्रिसिएशन लगता है एज पर इनकम टैक्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 10% बेसिकली उस फर्नीचर की कॉस्ट सीधे आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी, क्योंकि आपने साल भर यूज किया तो साल भर उस पर डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा। या फिर रेंट पेड बाय द कंपनी, कंपनी उसका अगर रेंट देती है तो रेंट की वैल्यू अपनी सैलरी में ऐड कर लेना, क्योंकि कंपनी जो रेंट दे रही है वही आपके ऊपर उसकी कॉस्ट पड़ रही है। टू कैलकुलेट आरएफए फॉर रिक्विजिट्स, जैसे बोला मान लो सर क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 यही था ये वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है सपोज इन क्वेश्चन नंबर 2 कंपनी हैज टेकन एसी ऑन रेंट, मान लो 1000 रुपये भाड़े पे कंपनी ने रेंट ले रखा है, रेंट पे एसी ले रखी है, और कंपनी ने फर्नीचर खरीद के कितना डाल के रखा है, 30,000 रुपये। तो बताओ यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बताओ फर्नीचर की कॉस्ट कितनी आएगी, फर्नीचर की वैल्यू कितनी ऐड होगी मकान की वैल्यू में? तो 3,000। ये तो सीधा सीधा 3,000 हो गया, 10% सही है 3,000 रुपये। और ये एसी किराए पे लिया गया ना 1,000 रुपये हर महीना, तो सर मंथली ये लो, पूरा ऐड होगा। तो 12,000 रुपये ये हो गया, क्यों? यस सर। यस 12,000 रुपये एसी का रेंट और 3,000 रुपये क्या फर्नीचर की कॉस्ट, टोटल मिला के 15,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू ऐड की जाएगी सैलरी में। सही है कि नहीं सही है? सही है सर। Yes, sir. अब अगला पॉइंट, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, या पिछला वाला सॉल्व कर दूं क्या? चलो ये सॉल्व करता हूँ, समझ में आ गया। बस हम समझ में आ गया, चलो ठीक है तब आगे बढ़ते। मतलब मैं समझा रहा था कि अगर आपको ये मकान की सुविधा दी गई है और आपकी सैलरी में से कुछ इस सुविधा के लिए कुछ काटा भी जा रहा है आपकी सैलरी में से, तो जाहिर सी बात है आप पहले मकान की वैल्यू निकाल लोगे। मकान की वैल्यू सपोज करो आ रहा है 30,000 रुपये, या सॉरी हाँ चलो, और तुम्हारी सैलरी से करीबन हर महीना काटा गया 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये हर महीना काटा गया, नहीं 12,000 रुपये काटा गया होगा, तो 30,000 रुपये जो मकान की वैल्यू उसमें से 12,000 क्या कर लेना, लेस कर देना। तो वही कह रहा है आरएफए फॉर फर्निश्ड हाउस पहले निकाल लो, उसमें से लेस कर देना क्या तुमसे चार्ज किया एम्प्लॉयर ने, या फिर एम्प्लॉय से कितना रुपया चार्ज कर लिया गया। 30,000 रुपये अगर मान लेते हैं मकान की परक्यूजर की वैल्यू थी और तुमसे 12,000 रुपये वसूल लिया गया, तो 30 में से 12 गया तो कितना बचा, 18,000 रुपये।
तो बैलेंस 18,000 रुपये क्या होगा तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। इसी को हम लोग कंसेशनल रेंट कहते हैं। सबको समझ में आया? किसी को? सर थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। फिर से समझा दूं? चलिए ठीक है, देखते हैं। यस सर। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं अभी अभी जैसे कि यहाँ पे आरएफए की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, वैल्यू ऑफ आरएफए 1,80,000 रुपये। एम्प्लॉय कौन था? मान लो मिस्टर एक्स था, है ना। अब इनकी बेसिक सैलरी और मकान की वैल्यू तो आ गई, ठीक है ना। सपोज कर लो यहाँ पे, सपोज, ठीक है ना, कंपनी चार्ज 2,000 रुपीज पर मंथ, है ना, फ्रॉम हिज सैलरी। यानी कि उसकी सैलरी से 2,000 रुपये हर महीना काटा जा रहा है। इस मकान जो 1,00,000 जो 80,000 रुपये जो मकान दिया गया उसको, इस सुविधा को देने के लिए कंपनी ने उसकी सैलरी से हर महीना कितना काट रही थी? 2,000 रुपये काट रही थी। तो अगर हर महीना 2,000 रुपये अगर काट रही थी तो कितना काटी? 24,000 रुपये। यानी 1,80,000 रुपये आपको मकान जो दिया है उसकी वैल्यू 1,80,000 रुपये आ रही है। 1,80,000 की चीज उसने आपको कितने में दे दी? 24,000 में। तो इस 1,80,000 में से 24,000 माइनस हो जाएगा और आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 1,56,000। एक तरह का ये पर्सनल बेनिफिट हुआ। तुम कभी दुकान पे जाते हो तो नहीं बोलते हो अरे सर ये प्राइस है, अच्छा ठीक है, इसमें कुछ कंसेशन मिलेगा? कंसेशन मतलब छूट, ठीक है। तो एक तरीके से कंपनी ने तुम्हें 1,80,000 की चीज कितने में दे दी? 24,000 रुपये तुम्हारी सैलरी से वसूल लिया और तुम्हें 1,80,000 रुपये की चीज दी। तो तुम्हें फायदा कितना हुआ? तुम्हें पर्सनल बेनिफिट कितने का हुआ? 1,56,000। यही तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। सीधी सीधी बात है सर। हमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई सॉरी हमारा एम्प्लॉयर हमें कोई भी बेनिफिट दे, अगर उसके लिए हमारी सैलरी से कुछ भी काटता है तो उस बेनिफिट की वैल्यू में से उतना क्या कर देना? लेस कर देना। लेस कर दूंगा। सही है कि नहीं सही है? यस सर। जैसे मैं तुमसे एक पूछता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। कंपनी ने तुम्हें मोबाइल दिया, ठीक है ना। हर महीने उसका मोबाइल का बिल आता है 500 रुपये, फिक्स्ड है, ठीक है। तो 12 महीने का कितना आया होगा? 6,000 60। रुपये। यस सर। और ये मोबाइल का बिल का जो है वो कौन पे किया है? ये मोबाइल जो कंपनी ने तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है, और उसने कहा है तुम कहीं भी बात करो, कोई टेंशन नहीं है। अब इस सुविधा के लिए वो तुम्हारी सैलरी से हर महीना चार्ज कर लेता है, चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से कितना चार्ज कर लिया जा रहा है? इस सुविधा के लिए हर महीना आपकी सैलरी से 100 रुपया कट रहा है। तुमको कोई दिक्कत है? 100 रुपया कटेगा? बोलो। नहीं सर। 500 की चीज दी जा रही है, 100 रुपया काटा जा रहा है। अरे ठीक है सर, काट लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो कितना काट लिया कंपनी ने? 1,200 रुपये। 1200। तब भी तुम्हें कितने का फायदा हुआ? 4800। यही तो परक्यूजेट है, यही तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। अब समझ में आया? यस सर। अगर ये होता तो ये पूरा फ्री में होता, ये पूरा पर यूनिट की वैल्यू होती। लेकिन 4800 जब तुम्हारी सैलरी से कुछ चार्ज होने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेशनल रेट। क्या बोलते हैं? कंसेशनल रेट। हाँ, कंसेशनल रेट पे तुमको दिया गया बस। सर मान लीजिए अगर 1200 सर की, अगर कुछ भी नहीं अगर काटेंगे उससे पूरा ऐड होगा? क्या बोल रहे हो? अगर कुछ भी नहीं कटता है सैलरी से तो पूरा ऐड होगा? ये देखो, 0 मैंने किया, अब देखो कितना आ गया। समझ अगर में आ सर गई हमारी कि नहीं? सैलरी से उस ज्यादा का काटा जाए तो सर, अगर 6,000 रुपये कहाँ से अधिक ज्यादा काटे? ज्यादा काटा जाए तो तुम कहोगे हमको ये सुविधा नहीं चाहिए। तुम तो? बेवकूफ तो हो नहीं कि फालतू में तुम लोगे। 500 रुपये हर महीना बिल, कंपनी तुमसे 600 रुपये चार्ज करे, 800 रुपये चार्ज, तुम लोगे उस सुविधा? कहते भैया रहने दो, अपना मोबाइल आप अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए इसकी सुविधा। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, जैसे जुबली इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ाई करता था तो उसमें सारे टीचर्स को मिलता था वहाँ पे कि आप यहाँ पे रह सकते हो टीचर्स कॉलोनी में। लेकिन बहुत सारे टीचर्स का खुद का मकान यहाँ पे बनवा रखा था, तो लोग अपने मकान में रहते थे। वो
मतलब कि हॉस्टल या फिर कह लो जो टीचर्स कॉलोनी में जो है मकान नहीं मिले। बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय होंगे, आप जानते होंगे, जो लोग रेलवे में उन्हें मकान अलॉटेड है, वो चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो पक्के मकान में रहते हैं, वो नहीं अलॉटेड मकान ले रहे सर हैं, लेकिन तो उनकी सैलरी से जो लेकिन उन जुड़ा लोग को हुआ वो रेंट चार्जेस मिलता होगा कटता ना। था वो भी नहीं कटेगा। हाँ बोलो। सर जो वो खुद के मकान में रहते हैं लेकिन उनको मकान मिल सकता था, तो वो मिलेगा ना उनको वो रेंट। जैसे वो नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ही हो, तुम ही मान लो रेलवे में काम कर रहे हो, ठीक है ना। यस सर। अब तुमको मैं, अब जाहिर सी बात है रेलवे डिपार्टमेंट तुमको मकान दे रही है और तुमसे कह रही है तुम्हारी सैलरी से यस हम 2,000 रुपये हर महीना काटेंगे इस सुविधा के लिए, यस सर। ठीक। तो तुम नहीं लोगे तो क्या होगा? नहीं कटेगा। बस कटेगा नहीं, और क्या, तुम अपने मकान में रहो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हें 2,000 रुपये जो कटना था वो नहीं कटेगा। हालांकि वो 2,000 रुपये कटवा के तुम 10,000 वाला मकान ले सकते थे। यस सर। तो तुम कहते हो नहीं नहीं सर हमें चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, गलत काम करते हैं कि मकान है फिर भी अलॉट करा रखे और उसको किराए पे उठा देते हैं। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? सुना है Yes, सर। sir. होता है सर, होता है। सर लेकिन बहुत चेक से इन लोग तो वेकिन आता है तो कभी कभार दिक्कत भी हो मेरे जाता है। जानकारी में कई लोग ऐसे हैं, टीचर्स तो ऐसे नहीं मिले, लेकिन हाँ रेलवे के कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो अपना मकान है वही अपने मकान में रहते हैं, और जो अलॉटेड मकान है उसमें क्या है उनको किराए पे उठा रखा है उन्होंने। हालांकि जांच वांच सर होगी, लेकिन पकड़े चेक जाएंगे इन तो वेकिन उसमें आ दिक्कत जाता है भी तो होती है। दिक्कत होता है। हाँ बिल्कुल दिक्कत में तो आएंगे, गलत काम है ना। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोग को। यस सर। तो कंसेशनल रेट भी मेरे यस ख्याल से सर। आपको समझ में आ गया, कंसेशनल रेंट क्या होता है ये भी सबको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, सपोज द लास्ट क्वेश्चन, हाउस इज गिवन नॉट फ्री, कंपनी चार्जेस कंसेशनल रेंट 2,000 पर मंथ। तो पर मंथ इन्होंने निकाल रखा है, पर मंथ हाउस की वैल्यू निकाल रखी है 5,945, तो उसमें से 2,000 रुपये माइनस कर लो, यानी उसको कितने का बेनिफिट है, 3,945, ये उसकी सैलरी में ऐड होगा। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा आपको। इफ एम्प्लॉय रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर देन बोथ सैलरी टू बी टेकन। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। क्या कैसे, क्या नहीं सर समझ अगर में आया? सर मतलब अगर एम्प्लॉय है जो दो जगह से सैलरी उठा रहा है, हम्म, तो सर वो दोनों वो होगा सर, टैक्सेबल होगा, दोनों सैलरी मिला के दोनों की सैलरी टैक्सेबल हो टैक्सेबल, जाएगा सर। हालांकि दो जगह जल्दी कोई काम नहीं कर सकता है ना, लेकिन ये ऐसा यस केस हो सर। सकता है जैसे तुम पहले किस में काम कर रहे थे, तुम पहले कॉरपोरेशन बैंक में काम कर रहे थे, तब तक तुम्हारा एसबीआई में हो गया, तुमने एसबीआई ज्वाइन कर लिया और कॉरपोरेशन बैंक छोड़ दिया, नहीं समझे। यस सर। एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के दौरान तुमने सपोज करो जुलाई में ही तुमने कॉरपोरेशन बैंक छोड़ दिया, अगस्त से तुमने ज्वाइन कर लिया क्या, एसबीआई। तो ये कंपुटेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी मीन्स में जो आता है ना, सैलरी में वो बेसिक सैलरी सिर्फ एसबीआई वाला ही नहीं जोड़ेंगे, जो कॉरपोरेशन में जुड़ा था उसको भी ऐड करेंगे, ताकि हमारा कंपुटेशन ठीक से हो सके। तो सर बस जुलाई तक ही ना मतलब उसका हाँ कैलकुलेट करेंगे कॉरपोरेशन टैक्स। वाले का जुलाई तक की बेसिक सैलरी और उसके बाद एसबीआई की बेसिक सैलरी, यस ठीक है। यस सर। हालांकि ऐसा केस मुश्किल है तुम लोग के लिए। अब आ जाते हैं किस पे, जो हम लोग का स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्या है? Accommodation provided in hotel. अगर आपको होटल में दे रखा है, आपको अचानक ट्रांसफर किया मैंने, यार चलो जाओ तुम हैदराबाद, अरे सर हैदराबाद अचानक कहाँ से जाए, सर वहाँ रहने होने की व्यवस्था, अरे चलो ठीक है तुम जाओ, तुम होटल में रुक जाना, कोई भी होटल ले लेना, ठीक है ना, हाँ देखना लेकिन होटल का बिल किसी भी तरीके से एक दिन का भाड़ा 2,000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और रह लेना, और तब तक मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। तो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, तो ऐसे केस में क्या होगा, इफ अप टू 15 डेज, अगर 15 दिन तक अगर है, 15 दिन तक सिर्फ होटल में रुकना पड़ा तुम्हें, तो वो परक्यूजिट की वैल्यू नहीं है, वो तुम्हारी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। तुमको 15 दिन तक होटल में रुकना पड़ा, सारा पैसा किसने दिया, तुम्हारे कंपनी ने दिया, तुम्हारी सैलरी में एक पैसा नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं थी। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अप टू 15 डेज अगर बिकॉज ऑफ ट्रांसफर अगर रहना पड़ा, ट्रांसफर हुआ और 15 डेज तक आपको रुकना पड़ा, तब तो आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा।
लेकिन अगर यस सर। 15 डेज से ज्यादा अगर आपको रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रांसफर हो या कोई भी केस हो, तो ये 24% ऑफ सैलरी या होटल चार्ज विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसमें देखो प्लस लिखा है और नहीं लिखा। अगर और लिखा होता ना, अगर यहाँ पे प्लस नहीं, प्लस का मतलब एंड होता है, ये और ये दोनों, और अगर इसमें से और लिखा होता तो यानी बिकॉज ऑफ ट्रांसफर भी अगर कोई अगर रह रहा है तब भी नॉट टैक्सेबल होता। तो सॉरी, ये मेरी गलती थी। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं फिर से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल अगर दिया गया है इफ अप टू 15 डेज, 15 दिन के लिए, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर हुआ, आपको 15 दिन तक रुकना पड़ा, 10 दिन रुकना पड़ा, 5 दिन रुकना पड़ा होटल में, जो भी खर्चा कंपनी ने उस होटल का पेमेंट किया, रहने का खर्चा सिर्फ होता है, फूडिंग का नहीं होता है, सिर्फ रहने का खर्चा, तो वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 15 दिन से ज्यादा होटल में रुकना पड़ा, पूरा कंपनी ने पे किया, तब वो आपके परक्यूजिट की वैल्यू होगी। और परक्यूजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये तरीका है, आपकी सैलरी का 24% या फिर होटल चार्जेस, जो दोनों में से क्या हो, कम हो। और होटल चार्जेस की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टे चार्जेस ऐड करिएगा, फूडिंग का मत ऐड करने लगिएगा। सर वहाँ होटल में बैठ के खाए भी थे, उसका ना, उसको नहीं ऐड कर। क्लियर हो गया पीयूष? यस सर। यस सर। नीचे देखो नोट्स में क्या लिखा है, वी कैलकुलेट सैलरी फॉर होल ईयर। यहाँ पे सैलरी 24% ऑफ सैलरी करना है, इसका मतलब पूरे साल भर की सैलरी का देखना, महीने की सैलरी का नहीं। एंड देन टेक सैलरी फॉर नंबर ऑफ डेज ही स्टे इन होटल। इफ एनी रेंट paid by employee, it is reduced to arrive at perquisite value। अगर कोई भी रेंट अगर आपसे अगर लिया गया, आपसे एम्प्लॉय से अगर कुछ अगर वसूला गया है उस सुविधा के लिए होटल में रुकने का, तो उस परक्यूजिट की वैल्यू में से उतना माइनस कर दिया जाएगा। वो तो हम लोग पीछे पड़ा कंसेशनल वैल्यू वाला पॉइंट। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सैलरी का कितना प्रतिशत किया जाता है? 24%। 24%। या फिर होटल चार्जेस? होटल चार्जेस। चार्जेस। इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझा देता हूँ। आपकी सैलरी कितनी थी? 1,20,000। तो इसका मान लो तुमको होटल में रुकना पड़ा और कंपनी ने होटल में तुम्हें रुकवाया कितने दिन? मान लो 25 दिन, और हर दिन का होटल का भाड़ा कितना था? 2,000 रुपये। कितना हुआ? 50,000 रुपये होटल चार्जेस किसने पे किया? कंपनी ने तुम्हारे। कितने दिन तुम रहे थे? 25 दिन। तो 15 दिन से ज्यादा है ना, तो परचेज की वैल्यू है। अब तुम्हारी सैलरी का कितना देखा जाएगा? 24%। 24% ऑफ योर सैलरी जो देखिए कितना होता है। ये सैलरी थी 12 लाख, मल्टीप्लाई बाई 24%, 2,88,000। जो दोनों में से कम है, कौन कम है? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन सपोज करो आपके होटल का भाड़ा एक दिन का कितना था? 10,000 रुपये। ठीक है, और तुमको कितने दिन रोका गया? करीबन 40 दिन तुम्हें रुकना पड़ा। अब बताओ कितना हुआ होटल चार्जेस? 4 लाख। 4 लाख। और 24% ऑफ योर सैलरी कितनी होती है? 288। 2,88,000। तो आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा इस पर क्यूजिट की वैल्यू? 2,88,000। अब तो क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। तो मैं अब निश्चिंत होकर आगे बढ़ूँ। अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ जॉब। ट्रांसफर ऑफ जॉब समझते हो सब लोग? इफ एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड 2 हाउसेज बाय एम्प्लॉयर, है ना? एम्प्लॉयर ने उसे 2 मकान दिए। जैसे तुम्हारा ट्रांसफर किया सपोज करो कानपुर से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया, है ना? और तुम्हें कानपुर में भी मकान दिया था और प्लस लखनऊ में भी तुम्हें नया मकान दे रखा है। If employee has been provided 2 houses by the employer due to his transfer from one place to another place, then for first 90 days only, one house will be taxable। पहले 90 days तक सिर्फ एक ही मकान टैक्सेबल होगा। अगर उस 90 डेज के बाद भी तुम्हें वो दोनों मकान अलॉटेड है, तब तो दोनों मकान की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। तो समझ में आया? जैसे मान लीजिए अनुप ही है,
कानपुर में काम कर रहे थे, हमारी कंपनी में काम कर रहे थे, हमने इनको मकान दे रखा था। फिर इनको हमने अचानक फिर इनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया कि आप चले जाओ लखनऊ, आपका आप लखनऊ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लखनऊ में भी मैंने आपको एक रूम दे रखा है, मकान दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने अभी तक कानपुर वाला मकान छोड़ा नहीं है। क्या है सर, अभी बच्चे हैं, अभी उन लोग का कुछ स्कूल का भी ट्रांसफर का केस है, अभी तो वहीं रह पाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो ट्रांसफ़र कर लेना, लेकिन जल्द से जल्द कर लो। तो ये क्या है ना, ये इन्होंने लखनऊ का मकान तो एक्वायर कर ही लिया और प्लस कानपुर का भी मकान एक्वायर कर रखा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये केस समझ में आया? यस सर। यस अब अगर सर। 90 डेज तक ही ये केस हो रहा है, फर्स्ट 90 डेज जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया, जिस दिन तुमने वो मकान एक्वायर किया, उस दिन से लेकर के 90 डेज तक, फर्स्ट 90 डेज तक तो सिर्फ एक ही मकान टैक्सेबल होगा, एक मकान की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। लेकिन अगर 90 डेज के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है, दोनों मकान एक्वायर करके बैठे हुए हो, तो दोनों मकान की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। बधाई हो। समझ में आया कि नहीं आया? सर उस 90 डेज को भी Yes, लेके sir. है? नहीं, फर्स्ट 90 डेज छोड़ दो। यस सर, मतलब ठीक है? अब जितना बचेगा मतलब 9 मंथ का। हाँ बिल्कुल। अब देखो सवाल उठता है कौन से मकान की वैल्यू, मान लो फर्स्ट 90 डेज ये, तो कौन से मकान की वैल्यू सैलरी में ऐड होगी? जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस मकान की वैल्यू क्या होगी, कम, वो मकान की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। बोथ हाउसेज टैक्सेबल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड, दोनों हाउस की वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू पहले निकाली जाएगी, फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल ली जाएगी। द वन हैविंग लोअर टैक्सेबल वैल्यू विल बी टैक्सेबल, अदर विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया? However, later after 90 days both is taxable, लिखा है ना, 90 डेज के बाद दोनों की वैल्यू टैक्सेबल होगी, दोनों सैलरी में ऐड होगा। अब मामला क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट, आरएफए अगर किसको दिया गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज या यूनियन मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, कोई भी मंत्री हो, यूनियन मिनिस्टर सब लोग समझते हो, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर हो अपोजिशन के, उनको जो मकान मिलता है इट इज फुल्ली एग्जैम्प्ट, उनकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। सही है? सर अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट होते हैं। तो है सब। सर ये लीडर अपोजिशन का है, ये किस पोस्ट तक होगा? अब ये तो देखना पड़ेगा। सोनिया गांधी के जी का तो मकान तो होगा ना, राहुल गांधी जी का तो मकान होगा ना एग्जैम्प्ट। हाँ सर, वो तो मतलब पीएम की, मतलब पीएम पोस्ट के उम्मीदवार है। और यूनियन मिनिस्टर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो हमारे क्या नाम है, राजनाथ सिंह पेट्रोलियम मंत्री हो, राजनाथ सिंह जी हो, रक्षा मंत्री हो, सभी के सभी, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, निर्मला सीतारमन, समझ गए सब लोग, फुल्ली एग्जैम्प्ट। यस सर। ये सर जो विधायक, अरे दादा, जो इतना बोला उस उतना, अब उसके बाद तुम पूछोगे, अब बोलो सभासद, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं सर नहीं होगा। हाँ बस ठीक है, खुद ही पता है, जबरदस्ती लोग क्वेश्चन पूछते हो। अब एक और चीज, आरएफए फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन माइंस, अगर किसी कोई ऐसा एम्प्लॉय जो माइन समझते हो ना, माइन साइट पे काम कर रहा है, डैम साइट पे काम कर रहा है, डैम बनता है ना, बड़े बड़े डैम बनते हैं जो यस सर। बांध, ऑन शोर ऑयल या फिर ऑयल माइन में काम कर रहा है, उनको दे रखा गया आरएफए, उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है। आपने एक मूवी देखी होगी भारत, देखा है भारत मूवी? यस हाँ सर। सर। उसमें माइन के अंदर काम कर, हालांकि वो तो दूसरी कंट्री में काम कर रहा था, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं भारत में अगर इस तरह की जगह पे अगर कोई काम कर रहा है तो, और उसको एक जगह पे बिल्डिंग में कहीं या किसी जगह पे उसको ठहराया जा रहा है, आरएफए की सुविधा दी जा रही है। एम्प्लॉय वर्किंग इन माइन साइट, डैम साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स, इन सब जगहों पे अगर वो रिमोट एरिया है, क्या है, रिमोट एरिया समझते हो ना? नहीं सर। अरे दादा, रिमोट एरिया ऐसी एरिया जहाँ पे ना कोई रहता होता कोई नहीं है, बस तुम जाओगे वहाँ पे सिर्फ ये खनन करने के लिए, ठीक है? वहाँ कोई शहर नहीं है आसपास, कोई गांव नहीं है, समझ रहे हो? ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, रिमोट एरिया, दुर्गम स्थान यू कैन से।
रेगिस्तान ही ना सर। कह सकते हो, ठीक है। बाकी आपने भारत मूवी देखी थी, जहाँ पे हो रहा था वहाँ कहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, ठीक है। उन लोग को पर डे आना जाना पड़ता है काफ़ी दूर ट्रैवल करके। बात समझे कि नहीं समझे? नॉर्मली इस तरह की चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, थोड़ा सा जानी रोड रिमोट एरिया में, तो पूरी तरह से एग्जाम्ड है। आपको अगर मकान की सुविधा मिले तो पूरी तरह से एग्जाम्ड है। अप टू 8 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिसिपल एरिया, अगर म्यूनिसिपल एरिया के 8 किलोमीटर तक है या और लिविंग इन टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ 800 स्क्वायर फीट, या फिर तुम्हें टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के टेंट वेंट गाड़ उड़ के बनाया गया है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, लकड़ी उकड़ी का बनाया गया है और ऐसी जगह तुम्हें रखा गया है, तो एग्जाम्प्ट है, तब भी तुम्हारी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। बाकी अदर एरिया में अगर ये सब चीज़ें हैं, म्यूनिसिपल एरिया के 8 किलोमीटर है ना, तो अब उस केस में क्या होगा, टैक्सेबल हो गया, आपकी सैलरी में ऐड होगा। ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आरएफए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने आरएफए में क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने परक्यूजन में सबसे पहला परक्यूजन पढ़ रहे थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर हम लोगों ने देखा फर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। फिर हमने कंसेशनल रेंट का पॉइंट कुछ समझा कि कंसेशनल रेंट क्या होता है, जब हमारी सैलरी से उस सुविधा के लिए कुछ चार्जेस काट लिए जाते हैं। फिर हम लोग ने क्या समझा, अगर हमें एकोमोडेशन इन होटल में सुविधा अगर दे रखी है ये, तो क्या सैलरी में कितना वैल्यू ऐड करेंगे। अगर ट्रांसफर जॉब होता है, अगर 2 हाउस अगर मिल रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर मकान मिला है, रफे की सुविधा दी गई, तो उनकी सैलरी में कितना ऐड होगा। फिर हमने आरएफए और जो ऐसे एम्प्लॉयज़ की भी बात कर ली जो माइंस, डैम साइट या ऑन शोर पे ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल रिइम्बर्समेंट।